नमस्कार बहनों और भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर पी रंजन त्रिवेदी है। मैं कुलाधिपति हूँ भारत और भारत के बाहर कई विश्वविद्यालयों में, और दिल्ली में रहता हूँ मैं भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान के अध्यक्ष के रूप में। आज मैं आपसे युवाओं के कौशल विकास के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही, जब से उनकी सरकार बनी, कहते आए हैं कि युवाओं की स्किलिंग होनी चाहिए, उन्हें कौशल विकास के गुणे से आगे प्रशिक्षित करना चाहिए, ताकि युवाओं का जो दल है प्रशिक्षण के बाद जो भारतवर्ष में नए कल कारखाने लगने हैं, भवन निर्माण होना है, बहुत सारी व्यापारिक गतिविधियाँ होनी है, सरकारी कामकाज में भी काफ़ी विकसित और स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है। इसको पूरा करने के लिए एक ही तरीका है, स्किलिंग की जो प्रोसेस है, कौशल विकास का जो कार्यक्रम है, कैसे सुदृढ़ किया जाए, कैसे फुल प्रूफ किया जाए, ताकि कोई खामी न रह जाए। सरकार का पैसा तो खर्च हो रहा है, लोग प्रशिक्षित भी हो रहे हैं, लेकिन ज्ञानवर्धन उनका नहीं हो रहा है। यह एक बहुत बड़ी खामी है। तो हमें इसके लिए इस प्रकार आगे बढ़ना होगा कि पहले तो हम सर्वेक्षण कर लें, कहाँ कहाँ ज़रूरत है प्रशिक्षित लोगों की। बिना काम के हम ऐसा प्रशिक्षण न दें ताकि वो लोग फिर से रोजगार के लायक न रहें या रोजगार प्राप्त न कर सकें। हमें मार्केट सर्वे करना पड़ेगा, सर्वेक्षण के आधार पर पता करना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ। भवन निर्माण हो रहा है जिसमें राजमिस्त्री काम करते हैं। तो मेरा कहना है, आप देखेंगे एक गांव में 2 राजमिस्त्री हैं और वही मकान बना रहा है या 4 है, और सैकड़ों मकान बन रहे हैं, और लोग एक एक साल इंतजार करते हैं कि राजमिस्त्री छूटेगा तो अगला जाएगा। कौशल विकास के माध्यम से अगर हम 4 बड़े राजमिस्त्री जो थोड़ा बूढ़े हो गए हैं, ज़्यादा काम नहीं कर सकते, उन्हें हम प्रशिक्षक बना दें और कहें कि राजमिस्त्री बनाने की तुम ट्रेनिंग दो, और गांव-गांव में अगर ज़्यादा से ज़्यादा राजमिस्त्री हो जाएं, मैसन हो जाएं, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि गल्फ कंट्रीज़ में लाखों ऐसे मिस्त्री की ज़रूरत है। जब मैं जाता हूँ वहाँ देखता हूँ लोगों को कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपया महीना मिलता है, रहने के लिए जगह मिलता है, केवल खाने के लिए उन्हें कुछ महीने में 10 से 11,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। दूसरी बात है प्लास्टर ऑफ पेरिस की, पीओपी। आप देखते हैं कार्निश बनता है, मोल्डिंग बनता है, लेकिन जो आदमी केवल पेंटर है वह दीवार को तो चिकना कर देगा, लेकिन वो मोल्डिंग और कार्निश नहीं बना पाएगा। कहता है ये काम मैं नहीं जानता हूँ। क्यों नहीं जान सकता है वो? अब देखेंगे कि पीओपी करने वाले बहुत कम हैं। अगर पीओपी करने वाले नहीं है तो लोग मोल्डिंग और कार्निश मार्केट से खरीद लेते हैं और उसे दीवार में जाकर ऊपर दीवार के छत के नज़दीक सटा करके और उसको ड्रिल करके साट देते हैं, जो बड़ा भद्दा लगता है, ओरिजिनलिटी नहीं आती है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस करने वाले 2-4 ऐसे मिस्त्री को हम प्रशिक्षक बना दें और साथ साथ उनको हम कुछ थ्योरी का ज्ञान कर दें। ये लोग हर महीने हज़ारों लोगों को प्रशिक्षित कर सकते हैं, जिससे कि ये कभी दूर हो सकती है। उसी प्रकार नए क्षेत्र भी हैं। आप देखें कि जैसे कचरा प्रबंधन है, हमें उनको प्रशिक्षण देना पड़ेगा कि कैसे हम कचरा प्रबंधन कर सकते हैं, कैसे हम कचरा को उठा सकते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिल करके कचरा को लाकर उस कचरे को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर अलग अलग उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। जो गलने वाला नहीं है ज़मीन में, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, उसका अलग, और बायो नॉन डिग्रेडेबल अलग करके दोनों की प्रोसेसिंग करके आगे बढ़ सकते हैं। और कचरा प्रबंधन के माध्यम से हम जैविक खाद बना सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर बना सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग की बात कर लें, मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले बड़े कम एक्सपर्ट हैं, बड़ी साधारण टेक्नोलॉजी है लेकिन जानते नहीं हैं, और उनकी जानकारी नहीं होने के चलते जो मोबाइल के विक्रेता हैं वो लोग, आप मोबाइल दीजिए तो खराब भी कर देंगे, सॉफ्टवेयर ज्ञान नहीं है। उसी तरह से टेलीविज़न की रिपेयरिंग भी है।
आजकल नए नए तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए हैं, उनकी रिपेयरिंग का सवाल है। तो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। आप मोटर कार का ही देख लीजिए, मोटर कार में इतने कमजोर मैकेनिक लोग हैं, उनको ज्ञान नहीं है। पहले ट्रेडिशनली किसी का पिता मैकेनिक था तो आज बेटा बन गया, उससे काम नहीं चलेगा। नई नई प्रकार की टेक्नोलॉजी आ गई है, नए तकनीक के माध्यम से कारों का उत्पादन हो रहा है। तो फिर हमें तो यह देखना चाहिए कि उसके रखरखाव के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए कैसे हम ट्रेंड मैकेनिक्स पैदा कर सकते हैं। आप देखते हैं कार की मैन्युफैक्चरिंग अगर पुणे में हो रही है, मुंबई में हो रही है, दिल्ली में हो रही है, गुड़गांव में हो रहा है, नोएडा में हो रहा हो, चेन्नई में हो रहा हो, तो आप देखते हैं कि किसी भी हालत में आपको गाड़ी तो अच्छी मिल जाएगी शोरूम से, लेकिन वहाँ पर जो मिस्त्री लोग हैं, जो मैकेनिक हैं, वो आपको गाड़ी खराब भी कर सकते हैं। उससे अच्छा तो है गाड़ी आप जैसे ही आई आप बिना चेक कराए ले लें। कभी कभी होता है गाड़ियों की चेकिंग में ही गाड़ी को खराब कर देते हैं। इतना कम ज्ञान है, मुझे इसका व्यक्तिगत अनुभव है। तो हर एक क्षेत्र में हमें आगे बढ़ के यह देखना चाहिए कि तकनीक का क्या महत्व है, चाहे टेक्सटाइल के क्षेत्र में हो, माइनिंग के क्षेत्र में हो, या फिर थर्मल पावर प्लांट्स में हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में हो, या विंड एनर्जी में हो, आप जहाँ भी ले लें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो। आप देख रहे हैं कि कितनी एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, बड़े बड़े इक्विपमेंट हैं उसके चलाने के लिए, कंप्यूटर के ही ऑपरेशन के लिए आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंजीनियर की ज़रूरत है। तो उन्हें हमें कौशल विकास के माध्यम से पूरा प्रशिक्षित कर देना पड़ेगा, ट्रेंड कर देना पड़ेगा। केवल कंप्यूटर इंजीनियर जो 4 साल या 5 साल की डिग्री लेते हैं, वो तो फिर हाई लेवल प्लानिंग में लग जाएंगे, डिज़ाइन में, चिप डिज़ाइन में लग जाएंगे। लेकिन हमें ऐसा कार्डर बनाना पड़ेगा कि आईटी सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए जब तक ट्रेंड लोग नहीं आएंगे काम नहीं चलता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स हैं, आजकल किरानी नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी, पीए नहीं मिलेगा, ऑफिसर खुद ही बनाते हैं, डेटा फीड करते हैं। वैसी हालत में उनको कहा जाए कि 10 पेज आप डेटा फीड कर दें, टाइप कर दें, नहीं कर पाते हैं। उसका कारण है वो सीखते नहीं हैं। चाहे यूट्यूब के माध्यम से या कोई छोटा मोटा ट्रेनर है, उसको 1500 रुपये दीजिए, वो आपको आकर के ट्रेन कर देगा। छोटे मोटे टाइपिंग इंस्टीट्यूट होते थे, कीबोर्ड वही है, कीबोर्ड पहले का भी वही था, जो मैकेनिकल टाइपराइटर था, इलेक्ट्रॉनिक आया तब, कंप्यूटर आया तब, कीबोर्ड वही है। जब तक उसका जो ट्रेडिशनल तरीका है सीखने का, आपकी अंगुली कब कहाँ रहेगी, उसका एक ऑप्टिमम एक उपयोग है। अगर आप उसको छोड़कर दूसरा करते हैं तो आपका स्पीड ठीक नहीं होगा और आप इतनी गलत टाइप करेंगे, बाद में उसको फिर आप चेक करेंगे, बहुत समय जाया होता है। इसलिए यह नहीं देखना चाहिए कि स्किलिंग के समय कौन बड़ा है कौन छोटा है, हर एक बराबर है, तभी जाके ये बात बन सकती है। अब स्किल डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता विकास, एंटरप्रेन्योरशिप नाम का मंत्रालय बनाया है। इसके माध्यम से पूरे देश में राज्यों के माध्यम से या संस्थाओं के माध्यम से यह काम हो रहा है, लेकिन सफलतापूर्वक नहीं हो रहा है, होने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। जो प्लानिंग होती है वह बहस के बाद होनी चाहिए, लोगों से पूछ के होना चाहिए। जितने भी विश्वविद्यालय हैं, भारतवर्ष में 1100 विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों को भी इस काम में शरीक करना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए। होता यह है कि विश्वविद्यालय के लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि हम स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में जाके दौड़ें और उनके आगे पीछे करें, क्योंकि विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। वैसी हालत में सरकार को चाहिए कि इंटरेक्शन मीटिंग कराना, ताकि विश्वविद्यालय के लोग भी और मिनिस्ट्री के लोग सब लोग जाएं। होता यह है कि जो माइलस्टोन है, जो टारगेट है, जो बनाया गया है मंत्रालय के द्वारा, उन्हें तो साल के अंत में इतना रुपया खर्च कर देना है, इतने लाख लोगों को ट्रेन कर देना है और डेटा जनरेट करना है कि इतने करोड़ लोग का प्रशिक्षण हो गया। उससे काम नहीं चलेगा। प्रशिक्षण हुआ तो उन्हें कुछ आया कि नहीं। कारण यह है कि जिन संस्थाओं के माध्यम से वो प्रशिक्षण कराते हैं वो सब निजी कंपनियां हैं, जिनके पास 2 स्टाफ भी नहीं है। उनका काम केवल है कि सरकारी कार्यालयों में जाके आगे पीछे करे, काम को ले लेना।
और 20 करोड़ का काम मिल गया, परेशान है, उनके पास कोई बैलेंस शीट नहीं है। फिर वो देखते हैं होगा कैसे, न उनके पास स्किलिंग का अनुभव है, न एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव है, न प्रशिक्षण का अनुभव है, न संस्था निर्माण का अनुभव है। फिर वो छोटे छोटे स्कूलों में, कॉलेजेस में जा कर के कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ हम चाहते हैं कि आप अपने यहाँ केंद्र खोल लें और आप ट्रेनिंग दे दें मेरे बदले में। इस तरह का काम नहीं होता है। इसके लिए बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत है। अगर स्किलिंग करनी है तो विश्वविद्यालयों को और बड़े बड़े उद्योगों, जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, दोनों को जोड़ा जाए। विश्वविद्यालय उन्हें प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री प्रदान कर सके, पढ़ा सके, और वो विश्वविद्यालयों में न आकर के उन कारखानों में, फैक्ट्रियों में जाएं, वहाँ जाकर ट्रेनिंग करें। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बिल्डर ग्रुप है, हम ये नहीं कह रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारे इंस्टीट्यूट के कमरे में पढ़ाया जाए। अगर भारतवर्ष में अगर 10,000 भी बड़े बड़े बिल्डर्स हैं तो उनके यहाँ एक साथ कम से कम 400-500 फ्लैट बनता रहता है। उस फ्लैट में ही लोगों का प्रशिक्षण भी होगा कि चुनाई कैसे हो रही है, जोड़ाई कैसे हो रही है, प्लास्टर कैसे हो रहा है, पेंटिंग कैसे हो रही है, या वायरिंग कैसे हो रही है, वो सीख लेगा। नहीं तो केवल ITI में जा करके सीख लिया कि बिजली का कैसे तार वार जोड़ना है, और असल में गया तो मकान का फ्यूज उड़ा देगा, आग लगवा देगा। तो ज़रूरत है इस बात की कि बड़ा बड़ा जो फ्लैट है, बड़े बड़े जो अपार्टमेंट्स हैं, उसमें उनका प्रशिक्षण भी हो, और जब तक प्रशिक्षण हो उन्हें कोई वेतन न दिया जाए तो फ़ायदा विन विन सिचुएशन है। बिल्डर को 400-500 स्टाफ मिल गया, जिसको आपको पैसा नहीं देना है, वो काम भी कर रहा है। उसी प्रकार अगर आप पैरामेडिकल की बात ले लें, हॉस्पिटल में डॉक्टर तो बड़े ट्रेंड है, लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ बहुत सारा काम, इतना ही मशीन को चलाना है, या नर्स है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, रेडियोलॉजी है, इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, या फिजियोथेरापी है, इस तरह के सैकड़ों ऐसी शाखाएं हैं जिसके लिए हमें अर्ध चिकित्सक चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ जो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लिए हुए। उसे अगर हम थ्योरी पढ़ाएंगे तो काम नहीं चलेगा। अगर हॉस्पिटल में, अस्पतालों में हम कहें वे 8 घंटा वहीं रहेंगे, वहीं उनका 2 घंटा क्लास चलेगा, 6 घंटा वो काम करेंगे, 1 महीने के प्रशिक्षण के बाद वो काम कर सकते हैं, तो उससे बड़ा फायदा होगा कि उनको मुफ्त में उनको स्टाफ मिल जाता है हॉस्पिटल को, जो वहाँ भी उसी तरह की सेवा दे सकते हैं। उसी तरह होटल मैनेजमेंट की बात है, होटल मैनेजमेंट है, केटरिंग है, अप्लाइड न्यूट्रिशन है, तो इन सब चीज़ों की पढ़ाई हम होटलों में ना करके क्लास में कर रहे हैं, और बाद में हम कहते हैं कि साल में 2 महीने का प्रशिक्षण होगा, इंटर्नशिप होगी, या वैकेशनल ट्रेनिंग होगा, या वोकेशनल ट्रेनिंग होगा, या समर प्लेसमेंट होगा, जो भी नाम दें आप। वहाँ जाता है लड़का, 2 महीना में सीख के आता है, कुछ तो ज्ञान होता है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि इन संस्थाओं के अलावा अगर होटलों को कहा जाए भाई आप भी कम से कम 30 से 40 ऐसे प्रशिक्षणार्थियों को आप नामांकित करें और पढ़ाएं, और उनको शुरू से ही ट्रेनिंग दें। फ्रंट ऑफिस में बैठना है तो एक ट्रेंड आदमी है, एक अनट्रेंड आदमी है। अगर होटल को 30-40 स्टाफ मुफ्त में मिल जाए, अगर उनको थोड़ा स्टाइपेंड दिया जाए या भोजन दिया जाए और ये प्रशिक्षण उनको हो, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, और उससे होटल में जो प्रोडक्टिविटी भी आएगी, उनका प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा, लोगों को ज्ञान भी अच्छा होगा। 8 घंटा होटल में काम करने के बाद होटल मैनेजमेंट का ज्ञान जितना ज़्यादा होगा, उतना ज्ञान किसी इंस्टीट्यूट में रह करके और साल में 2 महीने का प्रशिक्षण किसी होटल में किया जाए, उससे ज़्यादा हो सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें स्किलिंग पर जोर देना पड़ेगा, तभी जा कर के अभी जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय की जो योजना है कि इस पैंडेमिक के बाद या जो कोविड-19 आया है, होगा ये कि बहुत सारे देशों में, भारत में इसका प्रकोप बहुत कम आया है, इसलिए बाहर के उद्योगपति चाहते हैं कि भारत में हम उद्योग लगाएं। चाइना से भी लोग भागना चाहते हैं, बहुत अन्य देशों से भागना चाहते हैं, वो आएँ और यहाँ आकर के हम लोगों के यहाँ अपना उद्योग लगाएंगे। एकाएक देखिएगा कि कई करोड़ लोगों की आवश्यकता होगी। पहले से अगर तैयारी करके हम नहीं रखेंगे ट्रेंड मैन पावर, तो बाद में बड़ी बेइज्जती होने वाली है। वो लोग फिर बड़े निराश हो जाएंगे, देखेंगे भारत एक ऐसा देश जहाँ हमें उम्मीद थी कि हमारे लाखों लाख कर्मी, हमारे प्रशिक्षित लोग मौजूद हैं, लेकिन वो नहीं हैं।
समझें केवल यहाँ केवल आबादी ही ज़्यादा है लेकिन लोग प्रशिक्षित नहीं हैं, यह हमारे लिए बहुत दुख की बात होगी। इसके लिए पहले से हम तैयारी करना शुरू कर दें, स्किल डेवलपमेंट पर हम जोर दें। धन्यवाद। जय हिंद।